नंबर 7 हमारा क्वेश्चन है लेट एफ जी दिस इज द रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी। ये बेसिकली अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का एक क्वेश्चन है, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड करते हैं। हमने बेसिक लेक्चर कवर कर लिया है इसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। अगर ये रियल नंबर नहीं होगा तो फिर अलजेब्रिक रूल नहीं लगेगा, हमेशा ये रियल नंबर के लिए ही डिफाइन होते हैं। तो देखो मुझे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स दिया है 2x माइनस 3। अब हम इसमें तीन चीज़ें निकालेंगे। पहला f प्लस जी, इसको आप ऐसे लिखते हो, ये x वेरिएबल का है तो ये ठीक है। अब ये क्या चीज़ होता है, एडिशन हमने डायरेक्ट सीखा था कि दोनों फंक्शन को डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज x प्लस 1 2x माइनस 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस 2x 3x 1 माइनस 3 माइनस 2, दिस इज आंसर। दूसरा क्या है, f माइनस जी, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो। पहले ही हम डिटेल लेक्चर ले चुके हैं इसमें। x प्लस 1 माइनस, लेकिन माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा टर्म वाली क्वांटिटी है तो उसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि साइन चेंज होगा। x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस x और 1 और प्लस 3 4, ये आंसर, ठीक है। तीसरा देख लेना, गड़बड़ करूँगा तो सुधार लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, वैसे तो गड़बड़ी नहीं होगी। अगला डिवाइड वाला निकालना है। तो इसमें अपन डायरेक्ट ऐसे करते हैं और g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, यही होता था डिवीज़न का रूल। तो चलो फटाफट अपन डिवाइड कर लेते हैं। क्या, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, और ये भी बताना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये साइड में लिख करके दिखा दो, x नॉट इक्वल टू 3/2, बस हो गया। दिस इज अवर आंसर, नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है लेट f इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है स्क्रीन में फंक्शन, ये जनरली कुछ ऑर्डर्ड पेयर हमको दिए गए हैं 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, ओके। बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, व्हाट इज z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, ठीक बात। डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a b, डिटरमाइन a b, यानी a और b की वैल्यू हमको निकालनी है। a और b दो अननोन क्वांटिटी है, दो अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेंगे। तो कोई भी दो इक्वेशन अगर बन जाए तो हम a और b आसानी से निकाल के बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप। ये क्या दिया हुआ है, बेसिकली ये एक फंक्शन है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि दिस इज ए फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन किसके किसके बीच के रिलेशन को बताता है, किसके किसके बीच डिफाइन हुआ है। तो आंसर है इंटीजर से इंटीजर। व्हाट इज z, इंटीजर। और इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर में याद रखना कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आता, कोई फ्रैक्शन वाला नहीं आता, कोई रूट वाला नहीं आता। प्योर नंबर होते हैं, माइनस वाले सभी इन्फिनिटी तक, माइनस वाले सभी नंबर इन्फिनिटी तक, प्लस वाले सभी नंबर इन्फिनिटी तक, एज वेल एज 0। तो जो प्योर नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे प्योर नंबर इंटीजर कहलाते हैं। तो इसमें हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा फंक्शन है, दिस इज आवर रूल, और ये हमको कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर देने का क्या मतलब है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना ना। हमने पहले ही ये बात आपको बता दी है कि ऑर्डर्ड फंक्शन में अगर ऑर्डर्ड पेयर दिया है, इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा हुआ पहला नंबर क्या होगा, प्री इमेज, और उसके बगल में लिखा हुआ नंबर उसका इमेज होगा। यानी ये पहले सेट से बिलोंग करेगा, ये दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। इस एलिमेंट का ये इमेज है, इस एलिमेंट का ये इमेज है, ऐसे इस एलिमेंट का ये इमेज है, ये पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, ये पहले सेट का एलिमेंट है और इसका इमेज ये है,
समझ में आई बात? ये इमेज है सबके सब, ठीक बात। दूसरी चीज, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पहले एलिमेंट को x और जो इमेज होता है वो कैसे आता है, f ऑफ x से। तो ये भी होगा x और ये क्या होगा, फंक्शन में x की वैल्यू रखे होंगे तो f ऑफ x आया होगा, ये समझ रहे हो ना? इस तरह से इसको आप समझेंगे। तो देखो ना, x की वैल्यू तो दे दिया है, x की वैल्यू रखने के लिए, और रख करके इसको हमने सॉल्व किया तो f ऑफ x कितना आया होगा, ये भी दे दिया है। ऑर्डर्ड पेयर दे करके बेसिकली वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपको x की वैल्यू बता रहे हैं और उसका इमेज यानी f ऑफ x भी बता दे रहे हैं कितना आएगा, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे बाइफरकेट कर रहा हूँ। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, 1, तो f ऑफ x कितना आएगा, देखते जाना ना। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1, तो f ऑफ x 1 आएगा, यानी यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो f ऑफ x 1, ठीक है जी। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तब f ऑफ x कितना आने वाला है, यानी इसका इमेज 3। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो f ऑफ x यानी इसका इमेज कितना आएगा, -1। और अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो f ऑफ x कितना आएगा, -3। x की वैल्यू -1 लेते हैं तो f ऑफ x कितना आएगा, -3। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको? ये ऑर्डर्ड पेयर देख करके, एक x होता है, दूसरा f ऑफ x होता है, उसका इमेज। अगर ये फंक्शन है तो ये प्री इमेज होगा, ये उसका इमेज होगा। ये पहले सेट से बिलोंग करेगा, ये दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, और हर एलिमेंट इमेज बनाएगा। हाँ, इसमें आप डाउट कर सकते हो कि भैया ये तो इंटीजर से इंटीजर के बीच का रिलेशन है, लेकिन इसमें सभी इंटीजर तो लिखे नहीं है, सिर्फ 1, 2, 0, -1, सिर्फ इतने ही इंटीजर इमेज बना रहे हैं, बाकी के इंटीजर कहाँ गए? इंटीजर तो -∞ से +∞ तक होते हैं। तो होने दीजिए ना, ये कंडीशन बेसिकली इस रूल के लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है। ये तो गिवन कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि किस x की वैल्यू के लिए कितना f(x) आएगा, ये इसके लिए हमने आपको बताया है। ये कंडीशन फुलफिल होगी -∞ से +∞ तक, और इसके लिए फुलफिल होगी। दिस इज द फंक्शन। आप रखते जाओ ना इंटीजर की वैल्यू, x रखते जाओ, x रखते जाओ, कोई भी इंटीजर रखते जाओ, आपको f ऑफ x कुछ ना कुछ इंटीजर मिलता जाएगा। तो ये कंडीशन इसके लिए वैलिड है, इसके लिए नहीं। ये तो गिवन बताया है कि एक किस वैल्यू ऑफ x के लिए कौन सी वैल्यू ऑफ f(x) आ रही है। ओके, अब देखो ना, मेरे पास ये है फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखता हूँ, ध्यान से देखते जाना, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, 1, तो f ऑफ x कितना आ जाता है, f ऑफ x कितना आ जाता है, 1। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 मल्टीप्लाइड बाय a और प्लस b रख दिए 1। तो अगर x की वैल्यू 1 रख दिए तो f ऑफ x कितना आ जाएगा, 1। सो दिस इज इक्वल टू 1, ये पहला, ठीक है। अगर हम x की जगह पर 2 रखें तो f ऑफ x 3 आ जाता है। x की जगह 2 रखो तो 2 इंटू a, 2a प्लस b, x की जगह 2 रखे तो f ऑफ x कितना आ जाएगा, 3। दिस इज इक्वल टू 3। सो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। x की जगह 0 रखे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय खत्म हो गया, सिर्फ b बचा, b। तो अगर हमने x की जगह 0 रखा तो f ऑफ x कितना आ गया, -1। तो f ऑफ x क्या रख दिए, -1। अगर हम x की जगह -1 रखेंगे, -1, सो दिस इज -a प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ x कितना आ जाएगा, -3। ये बन गया हमारा ये इक्वेशन। और मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मुझे a और b 2 अननोन क्वांटिटी निकालनी है। तो 2 अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए भैया कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन। हमारे पास तो 4 इक्वेशन अवेलेबल हैं, कोई भी 2 उठाओ, सॉल्व कर लो। एक चीज़ देखो, नोटिस करो, b की वैल्यू तो डायरेक्ट यहीं से मिल गई है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना, -1। अब इस b की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, a निकाल लो। तो मैं उठा के यहीं रख देता हूँ। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b है, तो 1 इज इक्वल टू a, b की जगह क्या रख रहा हूँ, -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आकर के प्लस हो गया। सो a इज इक्वल टू 2, ये और ये। a इज इक्वल टू, आंसर क्या हुआ,
a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1। दिस इज आवर आंसर। अब इसको ऐसा नहीं कि ये हवा में तीर छोड़ दिए, आप a और b की वैल्यू यहाँ रख के चेक करो ना, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी हर जगह, LHS RHS बराबर आएंगे। a हमने रखा 2, b हमने रखा -1, तो 2 - 1 कितना 1। a हमने रखा 2, तो 2 2 जब 4, b रखा हमने -1, तो 4 - 1 कितना 3। a हमने रखा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x कितना रखे थे, नहीं ये तो इक्वेशन इसमें नहीं रखेंगे ना, इसमें तो a है ये नहीं है। b कितना -1, तो देखो -1 इज इक्वल टू -1। a रखना है 2, तो ये हो गया -2 प्लस b कितना रखना है -1, तो ये -1 ये -2, -2 -1 -3, सेटिस्फाइड हो गया। तो a और b की वैल्यू ऐसे हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं। पॉज करो, नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n। r कोई रिलेशन है, ये रिलेशन है भाई, याद रखना ना, फंक्शन नहीं है। कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का। एंड इट इज डिफाइंड बाय, अब r डिफाइन कैसे हो रहा है देखो, r इज इक्वल टू एक ऑर्डर्ड पेयर हमको दिया है a, b, ठीक है, a, b सच दैट, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना a और b, सच दैट a और b दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, और शर्त ये होगी कि a b का स्क्वायर, यानी ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होगा, a इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ b। ठीक है, बस ये यहाँ खत्म हुआ। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों कंडीशन में से कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स ये बताना है। तो मैं लेता हूँ कंडीशन नंबर 1। पहला कंडीशन है a, बिलोंग्स टू r। r यानी रियल नंबर नहीं है ना, अभी ये रिलेशन है। r हमने शुरू में डिस्कस क्या किया, रिलेशन, और वो रिलेशन क्या है ये, दिस इज द गिवन रिलेशन। तो क्वेश्चन ये बोलता है a, किससे बिलोंग करेगा, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर a के लिए जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो पहले एक बनाते हैं फिर दूसरे पर आते हैं। ठीक, देखो क्या इसका मतलब, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हमको बताना है। ठीक है जी, देखो, हाँ a, क्या ये इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। इस रिलेशन से बिलोंग करने के लिए शर्त क्या है, शर्त है कि a और b यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, और दूसरी शर्त है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, यानी ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के स्क्वायर से बना होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों शर्तें पाई जाएंगी तब तो ये इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो हम लिख देंगे ट्रू बिलोंग कर रहा है। यही तो पूछ रहा है ना कि a, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा कि नहीं। चलो चेक करके देखते हैं, कैसे चेक करेंगे। a अपन कुछ ले लेते हैं, नेचुरल नंबर कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है, कोई भी एक नंबर ले लो। तो ये a जो लोगे वो भी यही बनेगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इफ़ a इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू 2 ये वाला, तो ये भी कितना बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2 बनेगा। भाई a तो सेम होंगे ना। ठीक है, अगर 1 से लेते हैं, देखो ना 1 से, अगर मैं a1 ले रहा हूँ तो ये a1 है तो a तो 1 ही होगा ना। तो देखो क्या a नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है दोनों एलिमेंट। तो आंसर है हाँ, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। पहली शर्त पूरी हो गई कि a, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये शर्त तो पूरी हो गई। लेकिन क्या दूसरी शर्त पूरी हो रही है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर हो, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर हो। तो आंसर है हाँ। कैसे, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है, कैसे, देखो ना 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। ठीक है, ठीक, दूसरा कोई नेचुरल नंबर रख के देखते हैं। इफ़ a मैंने लिया 2, तो
ए तो 2 ही है तो 2 2 ही आएगा, ए है दोनों, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो पहली शर्त देखो, क्या दोनों ए नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं? आंसर है हाँ, कर रहे हैं। क्यों? 2 इज नेचुरल नंबर, 2 इज नेचुरल नंबर। क्या ये दूसरी शर्त पूरी हो रही है? तो आंसर है नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ए क्या होना चाहिए? इसके बाद वाले एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। देखो, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, ये दूसरे का स्क्वायर है, तो ये वाला एलिमेंट इसका स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली इसको क्या होना था, यहाँ पर ए मैंने कितना लिया है 2, तो ए अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, क्योंकि ये वाला इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर ये ए मैंने 2 लिया है तो ये क्या होना चाहिए? इसका स्क्वायर 4, जबकि यहाँ पर 4 नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है ये, और ये इसका स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये दूसरी कंडीशन ये वाली कंडीशन से मैच नहीं करता। मैच नहीं करता तो हम बोलेंगे ये इस रिलेशन से बिलोंग ही नहीं करता। समझ आया? तो अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ने तो बोला कि ये इससे बिलोंग करता है, तो हम क्या लिख देंगे कि a, a डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन ने तो बोला है कि ये बिलोंग करता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। समझ आया? दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है a, b a, b belongs to relation R or it implies b, a also belongs to relation R। ये भी बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहीं से देख लो, यही एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मान लो इफ पहला नेचुरल नंबर मैंने 2 लिया, ठीक है, और दूसरा नेचुरल नंबर मैंने 4 लिया, या पहला नेचुरल नंबर मैंने 4 लिया और दूसरा नेचुरल नंबर मैंने 2 लिया, क्योंकि मुझे ये शर्त पूरी करानी है, दूसरा नंबर जो भी होगा पहला उसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो मैं दोनों शर्त पूरी करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने b को 2 लिया तो a क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये a, b यानी 4, 2 तो किससे बिलोंग कर रहा है? इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 4 और 2 दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर इसको मैं पलट दूं, अभी मैंने a, b लिया है, अब अगर मैं b, a ले लूं, ठीक है, तो b, a लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2, 4, और 2, 4 इस R से बिलोंग नहीं करेगा। 2, 4 इस R से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा, पहली शर्त तो पूरी हो रही है, 2 और 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। कौन सी? कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है। 2 4 का स्क्वायर थोड़ी ना है, 2 डज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि अगर a, b इस रिलेशन R से बिलोंग करता है तो b, a भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज का मतलब यही होता है ना कि अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा, जबकि हमने यहाँ प्रूव करके दिखाया कि ठीक है भाई a, b अगर मैं देखो a को 4 लेता हूँ, b को 2 लेता हूँ, कैसा लिया मैंने? जानबूझ के ऐसे लिया है कि दूसरा एलिमेंट जो भी हो पहला उसका स्क्वायर बनेगा। तो ये वाली शर्त पूरी हो रही है। कौन कौन सी शर्त? यहाँ पर 4 और 2 दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ये पहला 4 जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। देखो पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर है, तो ये वाली शर्त भी पूरी हो जा रही है, ये वाली शर्त। तो पहला तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने a, b को b, a लिखा, ऐसे पलट के लिखा, तो फिर ये 4, 2 का 2, 4 हो गया। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई कि 2, 4 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन दूसरी शर्त पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 2, 4 का स्क्वायर होना चाहिए। ये बात पूरी नहीं हुई। अगर ये बात पूरी नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि ये वाली बात सच नहीं है कि b, a भी इस रिलेशन R से बिलोंग करेगा। तो ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी बिलोंग करेगा, गलत। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स।
जी, अब अपन बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अच्छे से समझो, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है A, B बिलोंग्स टू R, रिलेशन R, ठीक है। B, C बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R. It implies A, C belongs to R. A, C belongs to relation R. अब इसको समझो ना, थोड़ा ध्यान से समझना, इसको समझना ध्यान से ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिया यहाँ पर A इज इक्वल टू, शर्त हमारी दोनों वही रहेगी। देखो कोई भी A, B, C मैं उठाऊंगा वो तो नेचुरल नंबर ही उठाऊंगा, पहली शर्त तो पूरी हो जाएगी। दूसरी शर्त ये मेंटेन होती है कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर ये मेंटेन हो गई तो फिर ये इससे बिलोंग करेगा, जो भी चीज़ पूछ रही वो बिलोंग करेगा। तो A और B रिलेशन R से बिलोंग करता है। रिलेशन R से बिलोंग करता है मतलब A और B नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर भी होना चाहिए, तभी ये बिलोंग करता है। तो हम ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे A मान लो, यही पकड़ के स्टार्ट करते हैं। A मान लीजिए हमने 4 ले लिया, B हमने 2 ले लिया, तो 4 और 2 दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 4 2 का स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए A और B इससे बिलोंग करता है, रिलेशन से, ठीक है। अब देखो ना B और C भी हम कुछ ले लेते हैं। जैसे B हमने कितना लिया 4, तो C हमको कोई और एलिमेंट लेना चाहिए। अगर ये भी रिलेशन R से बिलोंग करता है तो ठीक है। B नहीं, इसमें फिर हम थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लें, तब ना बनेगा बात। B भी तो सेम होना चाहिए। टू किसका स्क्वायर बनेगा, 2 किसी का स्क्वायर नहीं, फिर √2 लेना पड़ेगा मुझे C। ऐसा नहीं करते ना, कुछ और एग्जांपल अपन कंसीडर कर लेते हैं। क्या ले लें भाई, A को 16 लेके देखता हूँ मैं। A को मैं 16 ले रहा हूँ तो B को 4 ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए है। तो देखो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ अपन ऐसे लिख लेते हैं 16 और 4, और ये 16 4 का स्क्वायर है। तो पहली शर्त दूसरी शर्त दोनों पूरी हो रही है, इसलिए A और B रिलेशन R से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर B मैंने 4 को माना है, तो सपोज B मैं ले रहा हूँ 4, C मैं ले रहा हूँ 2, तो शर्त यहाँ भी पूरी हो जाएगी कि 4 और 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 4 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब है 4 और 2 भी रिलेशन R से बिलोंग करता है। 4 और 2 बोले तो क्या, B और C भी रिलेशन R से बिलोंग करता है, ठीक। ये बात भी सच हो गई। अब देखो ना, अगर ये रिलेशन R से बिलोंग करता है, ये रिलेशन R से बिलोंग करता है, तो क्या A और C भी रिलेशन R से बिलोंग करेगा? ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या ये भी हो जाएगा? इम्प्लाइज का मतलब तो यही है। तो चलो चेक करते हैं। A कितना लिए थे भैया अपन? A लिए थे 16। C कितना लिए थे? 2। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो देखो पहली शर्त तो पूरी हो गई, 16 और 2 दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी शर्त, क्या 16 2 का स्क्वायर है? बोलो, पहला नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या 16 2 का स्क्वायर है? आंसर है नहीं। तो ये वाली शर्त पूरी नहीं हुई, ये शर्त पूरी नहीं हुई। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ और ऐसा हुआ तो ये अपने आप हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि 16 और 2 इस रिलेशन R से बिलोंग नहीं करता, यानी A और C डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये बिलोंग करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो तीनों आंसर इसमें क्या है? फॉल्स हैं। पॉज करके नोट करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल टू, A इज अ सेट एंड एलिमेंट इज 1 2 3 4, B इज इक्वल टू एलिमेंट इज 1 5 9 11 15 16 दिख रहा है स्क्रीन में, F
एफ अभी डिक्लेयर नहीं है कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है, तो अभी हम इसको रिलेशन मान के चलेंगे। एफ क्या दिया है, ये कुछ ऑर्डर पेयर दिए हैं 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, ये दो कंडीशन दी गई हैं, क्या दोनों सच हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन दीजिए हर केस में। तो देखो सिचुएशन दिख गया, पहला क्वेश्चन है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये जो एफ दिया हुआ है, ये जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, क्या ये रिलेशन है ए और बी, ए का बी के साथ, ए का बी के साथ, बी का ए नहीं पूछ रहा, ए टू बी पूछ रहा है। और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ फंक्शन भी होगा ए टू बी का। तो देखो इसमें दोनों क्वेश्चन आ गए, रिलेशन के लिए भी पूछ लिया, फंक्शन के लिए भी पूछ लिया। रिलेशन के लिए अगर अपन बात करें तो रिलेशन में सिर्फ एक ही शर्त थी कि रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, सीधी सी बात, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जितने इंटायर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रिलेशन की, ए के एलिमेंट की बी के एलिमेंट के साथ, वो सारी पॉसिबिलिटीज एक जगह जमा कर देते हैं ऑर्डर पेयर बना के, उसको उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ए और बी सेट का। तो ये सारी बातें आपको रिकॉल हो गई होंगी जितनी मैंने बताई। पहली चीज़ हमको चेक करनी है कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी रिलेशन दिया हुआ है एफ, क्या ये ए और बी का रिलेशन है। तो रिलेशन के लिए एकमात्र शर्त थी कि जितने ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, जितने ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से होना ये है कि जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वो प्योर पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो देखो सेट ए भी दिया है, सेट बी भी दिया है, रिलेशन होने के लिए एक ही शर्त है, क्या, फॉर रिलेशन, शर्त क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ every ordered pairs must belong to set A and second element of every ordered pair must belong to set B। यही शर्त है। तो अपन चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 और 2 की गिनती तो होगी चाहे वो 10 बार आए। 1 2 3 4 1 2 3 4 किससे बिलोंग कर रहा है, सिंस 1 2 3 4 बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। और 5 9 1 5 की गिनती हो गई 11, यानी 1 5 9 11 1 5 9 11 किससे बिलोंग कर रहा है, 1 5 9 11 बिलोंग्स टू सेट बी। दोनों शर्तें पूरी हो गई रिलेशन के लिए, इसलिए उस एफ को अपन क्या डिक्लेयर कर देंगे, देयरफॉर एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, हो गई बात, प्रूव हो गई है। दूसरी बात पर आते हैं, क्या f फंक्शन होगा। अभी हमने क्या प्रूव किया, f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। अभी भैया ये रिलेशन है ना, फंक्शन भी ऐसे ही लिखते हैं लेकिन अभी ये रिलेशन है। तो अगली बात हमको क्या प्रूव करनी है कि क्या f फंक्शन होगा a टू b का। तो फंक्शन के लिए फिर से आप याद करिए कि रिलेशन ही फंक्शन होता है, कोई अलग से अवतार नहीं लेता कोई, रिलेशन ही फंक्शन बनता है। क्या कब बनता है, तो आंसर है, याद कर लो, सीधा सा उसूल है कि किसी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला एलिमेंट सेम हो गया तो फिर उसके बगल वाला एफ ऑफ एक्स अलग अलग आएगा। ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट लिखे होते हैं ना, पहला दूसरा, अगर ये दो अलग अलग ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम हो गया तो इसके बगल वाला इमेज, इसके बगल वाला इमेज, अगर दोनों पहले एलिमेंट सेम है तो दो अलग अलग इमेज दिखेंगे। तो एक एलिमेंट का दो इमेज पॉसिबल नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ आई बात। तो भाई देखो
किसी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम है क्या? इसको देखो, ये और ये, पहला एलिमेंट 2, पहला एलिमेंट 2, शर्त फेल हो गई यहीं पे, यानी ये फंक्शन नहीं बन सकता, अब कुछ देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,9, 2,11, दोनों का पहला एलिमेंट सेम है, ठीक है। और फॉर फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ two distinct ordered pair cannot be same, और यहाँ सेम है इसलिए f is not a function, इसलिए ये f फंक्शन नहीं होगा। रीज़न भी मैंने दे दिया, जस्टिफिकेशन भी दे दिया, रूल भी बता दिया, सारी चीज़ें हो गई। पॉज करके नोट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11 हमारा क्वेश्चन है, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? ये बेसिकली रिलेशन ही बताना चाह रहा है बेसिकली ये रिलेशन ही बताना चाह रहा है कि ये z से z का रिलेशन है, पहला सेट भी इंटीजर, दूसरा सेट भी इंटीजर, तो ये रिलेशन है बेसिकली ना। अभी इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। रिलेशन किसको बोलते हैं? देखिए, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, पहला सेट भी इंटीजर है, दूसरा सेट भी इंटीजर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसको रिलेशन बोलते हैं, इसलिए ये f क्या होगा? रिलेशन। याद रखना ना, दिस इज व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद रखते चलना, इसलिए ये f क्या है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा वो उसको हम रिलेशन बोलेंगे, रिलेशन। ओके, सो इट इज़ डिफाइंड बाय, f डिफाइन हो रहा है, देखो f इज इक्वल टू, यहीं लिख लेता हूँ मैं, f इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन किया है f को? देखना, a b कॉमा a प्लस b, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। अभी ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होता तो मैं बोलता ये x है, ये fx उसका इमेज है, लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसको इसका इमेज नहीं मानूंगा, ये सब फंक्शन में होता है। अभी ये रिलेशन है, ओके। और इसको डिफाइन किए कि a और b जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन वाली लाइन आ रही है, इज f ए फंक्शन फ्रॉम z टू z? जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये फंक्शन, क्या ये रिलेशन, नॉट फंक्शन, रिलेशन है भाई ना, मेरे मुंह से गलती से निकले तो क्षमा कर देना। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा फ्रॉम z टू z? ये चीज़, ये अभी रिलेशन है ना, क्या ये फंक्शन होगा? इंटीजर का इंटीजर के साथ रिलेशन बताने वाला फंक्शन। तो चलो चेक कर लेते हैं, फंक्शन होने के लिए शर्त क्या है? इकलौती शर्त कि दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो अपन क्या चेक करेंगे कि एक एलिमेंट एक ही इमेज देना चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज अगर दे दिया तो फिर वो फंक्शन नहीं बन सकता। समझ आया? तो अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जिससे ये चीज़ हमको समझ में आ जाए, ठीक है जी। जैसे देखो, मिसाल के तौर पर मैंने लिया इफ़ a इज इक्वल टू, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, और चेक करने का तरीका दिमाग में होना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो आगे कुछ लिख ही नहीं पाओगे। फंक्शन चेक करने का तरीका ये है कि अगर ये एक एलिमेंट है पहले सेट से बिलोंग करने वाला, तो फिर इसका एक ही इमेज आना चाहिए। इस एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज आया तो फिर ये फंक्शन नहीं है। मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, तो a मान लो मैं ले रहा हूँ 1 और b मैं अपने मर्जी से कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज 6, ठीक है, 6 ले लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो ए बी कितना हो जाएगा? 6 ये हो गया पहले सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट। तो इसका इमेज कितना आया? इमेज देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। ए मैंने 1 लिया है, बी मैंने 6 लिया है। तो
अगर मैं एलिमेंट 6 रखता हूँ x की वैल्यू, तो f ऑफ x कितना आता है 7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एक सेट है, इसमें हमने एक एलिमेंट का इमेज देखा तो ये इमेज कितना आया 7 आया, एक इमेज आया अभी ना। अब हम कंडीशन बदल भी तो सकते हैं, a और b कुछ अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो ना ध्यान से। अब हमने क्या किया दूसरे कंडीशन में, देखो इफ a मैंने ले लिया 2 और b मैंने ले लिया सपोज 3, a और b तो कुछ भी हो सकते हैं ना, a और b कुछ भी हो सकते हैं। तो अब अपन a b निकालते हैं, a b तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आया 6। मैं जानबूझ के ले रहा हूं ताकि ये एक जैसा बने, ताकि मुझे पता चले कि 6 अगर एक इमेज 7 बना रहा है तो कोई और a और b लेने से क्या 6 कोई दूसरा इमेज बनाएगा। चलो देखते हैं। तो ये इमेज अब अपन चेक करते हैं, दिस इज 2 + 3 कितना आया 5। तो हमने देखा कि 6 एक और इमेज बना रहा है 5। दिखा ये चीज़, समझे कि नहीं समझे? ऐसे एग्जाम्पल अपन कंसीडर करेंगे कि ये पहले सेट से बिलोंग करेगा, ये दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। जाहिर सी बात है, 2 सेट होंगे, दोनों इंटीजर होंगे, ठीक है ना। तो a और b मिला करके एक एलिमेंट बनेगा, पहला एलिमेंट a + b मिला के दूसरे सेट का एक एलिमेंट बनेगा। तो हमने ऐसे एग्जांपल लिए, हमने देखा ये एक एलिमेंट मैं ले रहा हूँ 6, दोनों मिला के। एक बार a और b मैंने 1 6 लिया तो पहला एलिमेंट a b क्या बना 6। तो हमने देखा 6 कौन सा इमेज बना रहा है 7 बना रहा है। दूसरी बार हमने 6 को देखा ये 5 बना रहा है। क्या ये पॉसिबल है? फंक्शन में ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो रीज़न तो लिख ही सकते हो कि यहाँ पर 6 क्या दे रहा है 7 और फिर से 6 क्या दे रहा है 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर वो भी ये भी बोल सकते हो कि 2 ऑर्डर्ड पेयर के, 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ सेम हो रहा है, इसीलिए इसका एक बार ये इमेज आ रहा है, एक बार ये इमेज आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो रीज़न आप अपने हिसाब से दे सकते हो, जो भी रीज़न आपके अप्रोप्रिएट लगे लिख लो। हो गया जी, रीज़न लिख सकते हो ना। इसके पहले भी हमने लिखा दिया है कि फॉर फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर कैन नॉट बी सेम, और यहाँ पर सेम हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरा चीज, एलिमेंट्स 6 हैव 2 images 7 and 5, which is not possible for function. इसलिए f is not a function. This is our answer. पॉज करके नोट करो, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। लेट a be a set, कौन सा एलिमेंट है 9 10 11 12 13, एंड लेट f is a relation from a to n be a to n and it is defined by f of n. ये कोई फंक्शन होगा मान लो सीधे सीधे, क्योंकि रेंज अपन फंक्शन का भी बताते हैं, रिलेशन के भी बताते हैं, अभी हम इसको फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन, और रिलेशन ही मान लो एटलीस्ट, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम a to n और फंक्शन फ्रॉम a to n, क्योंकि ये तो डिफाइन नहीं है अभी। और f ऑफ n डिफाइन है, यानी ये फंक्शन डिफाइन है। ये क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. व्हाट इज n? n इज बेसिकली द एलिमेंट्स इन सेट A. फाइंड द रेंज ऑफ दिस f फंक्शन या रिलेशन, कुछ भी, ठीक है। तो हमको बेसिकली इस फंक्शन का रेंज निकालना है, या ये देख लो इसका रेंज निकालना है, ठीक है। रेंज हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये चीज़ समझो, व्हाट इज़ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। व्हाट इज़ प्राइम फैक्टर? जैसे आप एलसीएम ले करके निकालते हो ना प्राइम फैक्टर, एलसीएम ले लेके आप
फैक्टराइजेशन करते हो ना एलसीएम लेके, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर का जब एलसीएम लेते हो तो जब बगल में लिखते हो 2 2 3 3 4 4 5 5 लिखते हो ऐसे, 4 तो नहीं आता कभी भी, 2 3 5 7 ये सब आते, ये सब प्राइम नंबर्स आते हैं साइड में, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। और हमको बड़ा, सबसे बड़ा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है किसके, एन के। और एन क्या है, ये सेट ए से बिलोंग करने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना, देखते जाओ ना। पहले ये सब एलिमेंट ले लें, दिस इज एन 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 स्मॉल एन ना। ओके, तो पहले हम निकालते हैं एन क्या ले लें, 9। तो 9 का हमको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लिखना है, यहाँ सभी फैक्टर नहीं लिखने, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लिखने। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ प्राइम फैक्टर, ठीक है, किसका, देखो सबसे पहले 9 का निकाल रहा हूँ मैं। 9 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 का प्राइम फैक्टर कौन कौन हुआ, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, दिस इज व्हाट प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर है, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ ले लेंगे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो बड़ा क्या दिख रहा है, 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा n ले रहा हूँ मैं, ये 10। तो 10 का प्राइम फैक्टर अपन निकालते हैं। 10 का प्राइम फैक्टर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 10 का प्राइम फैक्टर कौन आया, 2 और 5, दिस इज प्राइम फैक्टर। और इसमें सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट 5। तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो गया। अगला n अपन क्या ले लें, 11। तो 11 का जब तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 11 ही आएगा, 11 1 जा 11, क्योंकि 11 और छोटे नंबर्स तो डिवाइड होते ही नहीं है। तो 11 के केस में बाकी कुछ नहीं आएगा, 11 1 जा 11, तो एक ही प्राइम फैक्टर आएगा। और अपन लेते हैं 12। तो 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं भाई, चलो, दिस इज 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो 12 का प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 12 का क्या हो गया, 3। फिर ले लेते हैं 13। 13 भी प्राइम नंबर है अपने आप में, और 13 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 13 1 जा 13 करोगे, अल्टीमेटली 13 ही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो रेंज निकालना है, रेंज हमको तो रेंज निकालना है, फंक्शन, ये फंक्शन है, फंक्शन का रेंज निकालना है। और रेंज क्या चीज़ होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो फंक्शन देखो, प्राइम फैक्टर हम सब लिख दिए, फंक्शन की वैल्यू ये आई ये आई ये आई ये आई ये आई, जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसी का कलेक्शन तो रेंज कहलाता है। इन सबको उठा के रख दो। रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। जब जब डिफाइन हुआ तो डिफाइन तो हो गया ना, हर केस में जितने n दिए थे हर n के लिए डिफाइन हो गया। तो इसी को उठा के लिख देते हैं। 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 5 11 13। 3 एक बार लिखा चुका है तो दोबारा नहीं लिखते सेट के अंदर। दिस इज अवर रेंज, दिस इज आंसर, ख़त्म। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। तब आप बढ़िया से रिवीजन करिए इस चैप्टर का, जो नहीं समझ में आता उसको पूछिए, हमने लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब अपन अगली क्लास में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। बिफोर दैट इसको पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है।